Hello students, welcome to online classes of Supreme 60. I am Adarsh and today we are going to start a new topic or new chapter which is thermal expansion. Okay? तो आपको पता होगा कि क्या होता है नॉर्मली जब भी हम किसी मटेरियल को हीट करते हैं, ठीक है, जब भी कोई मटेरियल को हीट करते हैं ये एक्सपांड करते हैं, ये बढ़ते हैं, ये इनकी साइज, इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है, अलग अलग तरीके से ये एक्सपांड करते हैं। लाइक अगर कोई लेंथ में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी लेंथ बढ़ती है, और अगर कोई एजेल ऑब्जेक्ट है तो उसका एरिया बढ़ता है, अगर कोई वॉल्यूम वाली ऑब्जेक्ट है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। फाइनली आप ये कह सकते हो कि जब भी आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसमें एक्सपांसन होता है, उसमें उसकी डायमेंशंस में वृद्धि होती है। तो देखिए क्या होता है कि ये थर्मल एक्सपांसन क्यों होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि ऐसा क्यों होता है। होता क्या है कि जो भी हमारे पास कोई भी मटेरियल है, अगर दुनिया के किसी भी मटेरियल को आप ले लीजिए, जब भी उस मटेरियल में काहे से बना हुआ है, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ है, और वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, देयर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट द मीन पाथ, अपने मीन पाथ के अबाउट वो क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। और जब भी वो अपने मीन पाथ के अबाउट वाइब्रेट करते रहते हैं, उनमें उनके साइज में और उनके डायमेंशंस में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। बट होता क्या है कि जब आप इनको टेम्परेचर दे देते हैं, जब आप इनको टेम्परेचर दे देते हैं तो इनका वाइब्रेशन की जो इनकी वेवलेंथ है और जिनकी वेवलेंथ है वाइब्रेशन की, वो बढ़ जाती है। और एक बहुत ही अच्छा कर्व है जो इस थर्मल एक्सपांसन को समझने में हेल्प करता है, उस कर्व को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो उस पोटेंशियल एनर्जी कर्व को जब आप देखेंगे, अभी हम उसको ड्रॉ करेंगे और आपको बताएंगे, तो उस पोटेंशियल एनर्जी कर्व में एक असिमेट्रिसिटी है which is not symmetric about its mean position। क्या होता है कि जब भी आप किसी मीन पोजीशन पे उसको वाइब्रेट करेंगे तो एक तरफ कैसा है, लाइक अगर आप पैराबोला लेते हैं तो वो सिमेट्रिक है, अगर पैराबोला होता तो उसमें उसकी डायमेंशंस में कोई भी चेंजेस नहीं होते, बट उसकी असिमेट्रिसिटी की वजह से उसमें उसके डायमेंशंस में चेंजेस होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व और उसको ड्रॉ करते हैं। So students, what we were discussing that because of this potential energy curve, whenever you will increase the temperature of the body, they will expand। ठीक है, मैंने ऐसा बताया था आपको। ऐसा क्यों होता है वो आप देखिए क्या होता है। ये हमारा है पोटेंशियल एनर्जी कर्व और ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। आपको मैंने कई बार ये चीज बता रखी है कि पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है। किसी भी बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से होती है। इसलिए जब आप ग्रेविटेशनल एनर्जी पढ़ते हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो, हर जगह आप देखते हो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब भी आप उस ग्राउंड पे है, जब वो न्यूट्रल स्टेट में है जिसपे कोई भी फोर्सेस नहीं लगा रहे हो, तब क्या होगा, उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है उसकी एनर्जी कैसी हो, नेगेटिव हो। अगर नेगेटिव है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, अगर पॉजिटिव है तो वो अनस्टेबल है। तो क्या होता है कि ये एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व है। जब कोई भी मॉलिक्यूल, और आपको मैंने बताया कि कोई भी आपके पास मटेरियल है वो काहे से बना हुआ है, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको मैंने डिनोट किया है यहाँ पे आर एस्ट्रिक्स से। ठीक है, और जैसे ही क्या होता है कि जैसे ही, अब देखिए, अगर ये आर एस्ट्रिक तब है जब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल सॉलिड है। ठीक है, और इसके अबाउट इस मीन पोजीशन हो सकता है वो यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा पास में है इस आर एस्ट्रिक पे, हो सकता है क्योंकि बॉडी के पास ये कब होगा, जब 0 डिग्री
केल्विन, 0 केल्विन होगा, सबसे मिनिमम टेम्परेचर होगा। लेकिन बॉडी के पास अगर कोई भी टेम्परेचर है तो हमेशा वो शांत तो नहीं बैठेगा, वो वाइब्रेट करता रहेगा। कैसे? ऐसे। तो शुरुआत में तो इसकी असिमेट्रिसिटी बहुत ही कम है, लाइक पैराबोला इज अ सिमेट्रिक वन। उसमें देखोगे दोनों तरफ कैसा होता है, बराबर होता है। तो लौट के उसकी मीन पोजीशन अगर नहीं बदल रही है तो हमारा कोई भी सॉलिड ना एक्सपांड होगा ना ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब देखिए, अगर आप चाहते हो आर स्टिक्स से कम करना, थोड़ी सी अगर आप कम करेंगे डिस्टेंस, उसको जैसे ही पास लाना जाएंगे तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती चली जाएगी, और एक ये लिमिट है, उसके बाद हो सकता है वो फर्दर पास ना आए। इसलिए क्योंकि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर मेड अप बाय atoms, and atoms have the nucleus, and nucleus has a very high positive charge। जब कोई भी दो पॉजिटिव चार्ज पास में आएंगे तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। बट अगर इसका अपोजिट क्या करें, अगर आप उसको दूर दूर ले जाएं तब भी क्या होगी? इसकी एनर्जी बढ़ेगी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। लेकिन मिनिमम कब थी? जब टेम्परेचर 0 केल्विन था। बट जैसे जैसे बढ़ाते गए बढ़ते गए, और देख रहे हैं आप कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका क्या होगा? इसका वाइब्रेशन ऐसे ऐसे होता चला जाएगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करेगा। अब देखिए, अब वाइब्रेशन करके जो उसकी मीन पोजीशन क्या होगी? पहले ये थी, अब ये होगी, अब ये होगी, फिर ये होगी, और धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो ऐसे 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 करते हुए इसकी मीन पोजीशन हमेशा क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। अगर मीन पोजीशन चेंज हो रही है, ये हमारी क्या है? मीन पोजीशन है। ये क्या है? हमारी मीन पोजीशन है। अगर हमारी मीन पोजीशन चेंज होती है तो फिर हमारा सॉलिड क्या करेगा? एक्सपांड करेगा। और ये मीन पोजीशन कैसे चेंज हुई है? ये मीन पोजीशन चेंज हुई है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बताई कि सॉलिड्स क्यों एक्सपांड होते हैं। तो कभी कभी ये पूछ लेता है, व्हाई सॉलिड एक्सपांड्स? सॉलिड एक्सपांड्स बिकॉज द पोटेंशियल असिमेट्रिसिटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इन फिजिक्स, नॉट ओनली इन दिस, बट दिस पोटेंशियल एनर्जी कर्व इज वैलिड फॉर एवरीवेयर, हर जगह वैलिड है। ठीक है, मैंने इसको आपको बताया कि ये जो वाइब्रेशन है, जो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है, ये डिपेंड करता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, और जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो क्या होता चला जाएगा। और इसको आप कई तरीके से पढ़ सकते हैं। आप इससे ये पढ़ सकते हैं कि अगर सॉलिड्स को अगर हम बहुत पास में लाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, बहुत दूर ले जाते हैं तब भी बढ़ती है। बट आप अगर दूर दूर ले जाएंगे तब एनर्जी किस में रहेगी? निगेटिव में रहेगी, हमेशा निगेटिव रहेगी। और जब वो निगेटिव है तो कैसे हैं? स्टेबल है। आप दुनिया में एक इधर छोड़ाइए, एक उधर छोड़ाइए, उनकी एनर्जी कैसी है? निगेटिव है। हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो, बट निगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी निगेटिव है एनर्जी वो बढ़िया है। आप भी अपनी एनर्जी कैसे रखो? निगेटिव, बहुत ही कम, मिनिमम एनर्जी स्टेट पे रहो। तो कैसे रहोगे? खुश। तो हमेशा खुश रहना है। चलिए देखिए, उसके बाद क्या है, अगर इसके कर्व के बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया है कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस एक्सपेंड व्हेन दे आर हीटेड। जब भी आप हीट करते हैं तो क्या होता है? एक्सपांसन होता है। बट मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स, मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि देयर आर सम एक्सेप्शंस। क्या एक्सेप्शंस है भाई? ऐसा भी होता है क्या किसी के साथ? हाँ होता है, वाटर के साथ ही होता है। अब देखो, वाटर को जब भी आप क्या करोगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से +4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हीट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इट हैज द मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जब उसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। वो लिक्विड स्टेट में भी तो है। तो वो एक एक्सेप्शन है, उसको हम अलग से भी पढ़ेंगे, एनानमस बिहेवियर ऑफ वाटर। मैंने इसके पहले एक बार और आपको बता चुका हूँ, कब? जब थर्मोमीटर पढ़ाया था तब बताया था कि उसका एनानमस बिहेवियर ऑफ एक्सपेंशन की वजह से हम इसको थर्मोमीटर में यूज नहीं करते हैं। और भी बहुत सारे रीजन थे, बट वो भी एक रीजन था। तो मैंने क्या बताया कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस एक्सपांड्स व्हेन दे आर हीटेड। व्हेन, तो इस कर्व के बारे में मैंने लिख दिया है
when material is heated then the temperature of the body increases, hence amplitude of vibration, जो मैंने बोला है वही लिखा है, amplitude of vibration of atom or molecule increases about the mean position due to the symmetricity of potential energy curve. The separation between the two molecules or two atoms increases and the solid expands. So this is all about the potential curve. ठीक है, तो आपको अब यहां तक एक बात तो समझ में आ गई कि कोई भी सॉलिड को टेम्परेचर देने पे एक्सपांड क्यों करते हैं. ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट तरीके के एक्सपांशन कोफिशिएंट. लाइक मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया, अगर कोई भी लीनियर बॉडी है तो कैसे इंक्रीज करेगी, लीनियरली इंक्रीज करेगी. अगर कोई भी बॉडी एक एरियल शेप में है तो उसका क्या इंक्रीज करेगा, एरिया इंक्रीज करेगा. अगर कोई भी बॉडी वॉल्यूम शेप में है तो उसका क्या इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो इस तरीके से अभी उनके डिफरेंट कैसे हमको अगर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशंस पता होंगे तो कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, तो हम उसको आगे देखने वाले हैं. ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और उसके बाद हम इसको रब करते हैं. सो ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ एज आई टोल्ड यू दैट नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लीनियर एक्सपेंशन. अब हम लोग पढ़ेंगे कि लीनियर एक्सपांशन क्या होता है. जैसे हमारे पास कोई एक बॉडी है, कोई भी एक रॉड है जिसकी हमारे पास लेंथ, इनिशियल लेंथ हमें पता है कितनी है, Li इनिशियल लेंथ की हमने एक रॉड ले ली जिसका हमारा इनिशियल टेम्परेचर कितना था, T0. और उसके बाद हमने उसे क्या किया है, हमने उसको हीट कर दिया है बाय द टेम्परेचर ऑफ डेल्टा T, बाय द टेम्परेचर ऑफ डेल्टा T. उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने इसको हीट किया तो इसकी लेंथ Li जो इनिशियल लेंथ से बढ़कर कितनी हो गई, बताइए हमारी कितनी हो गई, L हो गई. ठीक है, तो अब हमको निकालना है कि ये हमारी L का जो रिलेशन है, जो हमारी फाइनल L हो गई है, जो हमारी चेंज इन लेंथ डेल्टा L है, ये किसके प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो चेंज इन लेंथ होती है ये केवल और केवल टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल ना होके किसकी चीजों को प्रोपोर्शनल है वो हम लोग देखेंगे. तो क्या होता है, दिस डेल्टा L विच इज दिस डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट. सबसे पहले दो प्रोपोर्शनल किसके है, चेंज इन टेम्परेचर. जो हमने डेल्टा T से टेम्परेचर बढ़ाया है इसकी प्रोपोर्शनल है. और किसकी प्रोपोर्शनल है, ये जो हमारा L है किसकी प्रोपोर्शनल है बताइए. और जो हमारा डेल्टा L है ये हमारा प्रोपोर्शनल है इनिशियल लेंथ के, कि हमारी इनिशियल लेंथ कितनी है. और ये किसके प्रोपोर्शनल है, बस ये केवल दो चीजों के प्रोपोर्शनल है. और अगर हम देखें, अगर इसको कॉम्बिनेशन के साथ लिखना चाहें तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि जो अगर हम इन दोनों को एक रिलेशन में लिखना चाहें और कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एक कांस्टेंट ऐड करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो डेल्टा L इज इक्वल टू द, एक हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा लेंगे विच इज अल्फा Li डेल्टा T. ठीक है, तो यहां से आपको पता चला कि जो चेंज इन लेंथ होती है ये किसकी किसकी प्रोपोर्शनल है, चेंज इन टेम्परेचर और इनिशियल लेंथ के. ठीक है, और ये हमारा जो अल्फा होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल, कोफिशिएंट लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई. चलिए इस वाले केस को आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं दूसरे. इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं इसके आगे, चलिए वो भी लिख लीजिए. अगर आपको कैपिटल L लिखना है, आप बता पाएंगे कैपिटल L क्या है, कैपिटल L इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, Li
प्लस डेल्टा एल लिख सकते हैं। तो बताइए जो हमारा कैपिटल एल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल आई हमें पता है, एल आई है, एल आई रहेगा, प्लस डेल्टा एल हमारा कितना है, अल्फा एल आई डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से हम एल आई को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, एक रिलेशन निकल के आ गया कि अगर हमको इनिशियल लेंथ पता है, चेंज इन टेम्परेचर पता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन पता है, तो वी कैन कैलकुलेट द फाइनल लेंथ। ठीक है, चलिए आप लोग इसको लिखिए, फिर हम इसके आगे एरियल एक्सपांशन देखते हैं। नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, आप इसको भी लिख सकते हैं कि देर आर सम फ्यू एग्जांपल्स ऑफ लो अल्फा मटेरियल्स। ठीक है, लो अल्फा मटेरियल्स क्या हैं, पायरेक्स, ग्लास, इनवार, निकिल, आयरन निकिल एलॉयज। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है जैसे आप क्लास 12th में आपने एक्सपेरिमेंट करे होंगे, एक्सपेरिमेंट करने के टाइम पे आपने कुछ ना कुछ स्क्रू गेज देखे होंगे, वर्नियर कैलिपर्स देखे होंगे, तो दैट एंड एज वेल एज स्केल देखी होगी। तो ये सब जो बने होते हैं ये सब मेड अप ऑफ इनवार, इट इज ऑल्सो अ निकिल एलॉय। तो इनवार जो मटेरियल है इसके बने रहते हैं, जिससे क्या होता है कि लो थर्मल एक्सपांशन, लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन होने की वजह से इनके डायमेंशंस पे किसी भी टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और बहुत सारी बॉडीज, पायरेक्स इज लाइक अ प्लास्टिक, ग्लास आपको पता है, आयरन एंड निकिल एलॉय आपको परेशान नहीं होना, एक एलॉय होते हैं, बहुत सारे एलॉयज होते हैं जिनकी जो हमारा एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट है बहुत ही कैसा है, बहुत ही कम है, इसलिए कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरिया एक्सपांशन और सुपरफिशियल एक्सपांशन। दोनों के एक ही नाम, अलग अलग नाम है, एक ही चीज है। हम इसको समझेंगे कि हमारे पास कोई एक सीट थी, सीट का थिकनेस हम मान लेते हैं नेग्लिजिबल है, तभी वो क्या हो जाएगी, एरिया वाली चीज हो जाएगी, नहीं तो उसको क्या मिलेंगे, वॉल्यूम लेना पड़ेगा, इसलिए इसकी थिकनेस कितनी मानेंगे, नेग्लिजिबल, तब वो कैसी रहेगी, एरियल चीज रहेगी। एक सीट है जिसका एरिया जो कितना है, AI है, और इनिशियल टेम्परेचर सब T0 था, रूम टेम्परेचर पे था। उसके बाद हुआ क्या, जब भी हमने इसको क्या किया, हीट किया बाय अ वेरी स्मॉल टेम्परेचर डेल्टा टी, जब भी हमने इसको स्मॉल टेम्परेचर डेल्टा टी से हीट किया, तब इसका जो फाइनल एरिया हो गया वो कितना हो गया, A हो गया। तो देखिए सिमिलरली जैसे हमने अभी लीनियर एक्सपांशन के लिए लिखा है, इसके लिए भी लिख सकते हैं कि जो हमारा क्या है, ये A है, बट ये चेंज इन एरिया जो हमारा डेल्टा A है ये किसके प्रोपोर्शनल है। देखिए क्या होता है, चेंज यहाँ पे अभी हम बेटर होगा, हम इसको चेंज इन जो हमारा चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, डेल्टा है। तो चेंज इन जो एरिया होता है वो हमारे किसके प्रोपोर्शनल था, बताइए। एक तो प्रोपोर्शनल होगा हमारे AI के, जो हमारा इनिशियल एरिया होगा, अगर ज्यादा एरिया है तो ज्यादा एक्सपांशन होगा, और कम एरिया है तो कम एक्सपांशन होगा। और तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, और प्रोपोर्शनल होगा ये, बताइए, डेल्टा टी के। आप टेम्परेचर कितना इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको कॉम्बिनेशन में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा A विल बी इक्वल टू, बाई पुटिंग अ कांस्टेंट, लेट सपोज हमने कांस्टेंट कौन सा पुट किया है, बीटा, तब बताइए क्या लिख सकते हैं, AI एंड डेल्टा टी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इस बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एरियल एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपांशन।
या इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन भी बोल देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग काय के लिए पढ़ रहे हैं, केवल थर्मल के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसका केवल नाम है। कभी कभी आप हो सकता है इसको पाए, इसका दूसरा नाम भी लिखा हो सकता है क्या, एरियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपांशन कोफिशिएंट। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, एरियल एक्सपांशन कोफिशिएंट। बहुत सारे नाम हैं, नाम से कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हो सकता है लिख दे थर्मल एरियल एक्सपांशन कोफिशिएंट। तो इस तरीके से कई सारे नाम हो सकते हैं, बट इसे अगर आपको आगे लिखना हो, कैपिटल ए लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे, AI, जैसे अभी उसके लिए लिखा था, वेरी सिंपल, प्लस डेल्टा ए। अब बताइए क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू, यहाँ पे डेल्टा ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, AI प्लस डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है बताइए, बीटा AI डेल्टा टी। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, A इज इक्वल टू AI हम कॉमन ले लेंगे और 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा, अगर आपको फाइनल एरिया निकालना है तो निकाल सकते हैं, अगर आपको चेंज इन एरिया निकालना है तो निकाल सकते हैं, बट आपको क्या पता होना चाहिए, बीटा पता होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं वॉल्यूम एक्सपांशन। ओके स्टूडेंट, आप इसको भी लिख सकते हैं कि देयर आर सम फ्यू एग्जांपल्स ऑफ लो अल्फा मटेरियल्स। ठीक है, लो अल्फा मटेरियल्स क्या हैं, पायरेक्स, ग्लास, इनवार, निकिल, आयरन निकिल एलॉयज। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है, जैसे आप क्लास 12th में आपने एक्सपेरिमेंट करे होंगे, एक्सपेरिमेंट करने के टाइम पे आपने कुछ ना कुछ स्क्रू गेज देखे होंगे, वर्नियर कैलिपर्स देखे होंगे, तो दैट इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज स्केल देखी होगी। तो ये सब जो बने होते हैं, ये सब मेड अप ऑफ इनवार, इट इज ऑल्सो अ निकिल एलॉय। तो इनवार जो मटेरियल है इसके बने रहते हैं, जिससे क्या होता है कि लो थर्मल एक्सपांशन, लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन होने की वजह से इनके डायमेंशंस पे किसी भी टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और बहुत सारी बॉडीज, पायरेक्स इज लाइक अ प्लास्टिक, ग्लास आपको पता है, आयरन एंड निकिल एलॉय, आपको परेशान नहीं होना, एक एलॉय होते हैं, बहुत सारे एलॉयज होते हैं जिनकी जो हमारा एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट है बहुत ही कैसा है, बहुत ही कम है, इसलिए कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरिया एक्सपांशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। दोनों के एक ही नाम, अलग अलग नाम है, एक ही चीज है। हम इसको समझेंगे कि हमारे पास कोई एक सीट थी, सीट का थिकनेस हम मान लेते हैं नेग्लिजिबल है, तभी वो क्या हो जाएगी, एरिया वाली चीज हो जाएगी, नहीं तो उसको क्या मिलेंगे, वॉल्यूम लेना पड़ेगा, इसलिए इसकी थिकनेस कितनी मानेंगे, नेग्लिजिबल, तब वो कैसे रहेगी, एरियल चीज रहेगी। एक सीट है जिसका एरिया जो कितना है, AI है, और इनिशियल टेम्परेचर सब T0 था, रूम टेम्परेचर पे था। उसके बाद हुआ क्या, जब भी हमने इसको क्या किया, हीट किया बाय अ वेरी स्मॉल टेम्परेचर डेल्टा टी, जब भी हमने इसको स्मॉल टेम्परेचर डेल्टा टी से हीट किया, तब इसका जो फाइनल एरिया हो गया वो कितना हो गया, A हो गया। तो देखिए सिमिलरली जैसे हमने अभी लीनियर एक्सपांशन के लिए लिखा है, इसके लिए भी लिख सकते हैं कि जो हमारा क्या है, ये A है, बट ये चेंज इन एरिया जो हमारा डेल्टा A है, ये किसके प्रोपोर्शनल है। देखिए क्या होता है, चेंज यहाँ पे अभी हम बेटर होगा, हम इसको चेंज इन जो हमारा चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, डेल्टा है। तो चेंज इन जो एरिया होता है वो हमारे किसके प्रोपोर्शनल था बताइए, एक तो प्रोपोर्शनल होगा हमारे AI के, जो हमारा इनिशियल एरिया होगा, अगर ज्यादा एरिया है तो ज्यादा एक्सपांशन होगा, और कम एरिया है तो कम एक्सपांशन होगा। और तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, और प्रोपोर्शनल होगा ये बताइए डेल्टा टी के, आप टेम्परेचर कितना इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको कॉम्बिनेशन में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा ए विल बी इक्वल टू बाई पुटिंग अ कांस्टेंट
लेट सपोज हमने कांस्टेंट कौन सा पुट किया है, बीटा, तब बताइए क्या लिख सकते हैं, AI एंड डेल्टा टी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इस बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एरियल एक्सपांसन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपांसन, या इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांसन भी बोल देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग काहे के लिए पढ़ रहे हैं, केवल थर्मल के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसका केवल नाम है। कभी कभी आप हो सकता है इसको पाए, इसका दूसरा नाम भी लिखा हो सकता है, क्या, एरियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपांसन कोफिशिएंट, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, एरियल एक्सपांसन कोफिशिएंट। बहुत सारे नाम हैं, नाम से कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हो सकता है लिख दे थर्मल एरियल एक्सपांसन कोफिशिएंट। तो इस तरीके से कई सारे नाम हो सकते हैं, बट इसे अगर आपको आगे लिखना हो, कैपिटल ए लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे, AI, जैसा अभी उसके लिए लिखा था, वेरी सिंपल, प्लस डेल्टा ए। अब बताइए क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू, यहाँ पे डेल्टा ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, AI प्लस डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है बताइए, बीटा AI डेल्टा टी। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, A इज इक्वल टू AI हम कॉमन ले लेंगे और 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा, अगर आपको फाइनल एरिया निकालना है तो निकाल सकते हैं, अगर आपको चेंज इन एरिया निकालना है तो निकाल सकते हैं, बट आपको क्या पता होना चाहिए, बीटा पता होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांसन पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं वॉल्यूम एक्सपांसन। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी वर डिस्कसिंग द एक्सपांसन। सो हमने अभी कौन कौन से दो एक्सपांसन पढ़ लिए, एक कौन सा पढ़ा, लीनियर एक्सपांसन पढ़ा, दूसरा हमने कौन सा एक्सपांसन पढ़ा, एरियल एक्सपांसन पढ़ा, तीसरा जो हमारे पास एक्सपांसन होता है उसको हम वॉल्यूम एक्सपांसन या फिर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन भी बुलाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन में, लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई वॉल्यूम था, एक क्यूब था, जब भी हमने इसका क्या किया, डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ाया, तब भी हमने इसको डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ाया, तो इसके वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट हुआ वो लेट्स सपोज डेल्टा वी वॉल्यूम में उसके इंक्रीमेंट हुआ, और फाइनल जो हमारा इसका वॉल्यूम बन गया, कितना बन गया, V। तो बताइए, हम अब सिमिलरली इसके हम डायरेक्ट रिलेशन लिख सकते हैं क्या, तो क्या होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VI, और V इज इक्वल टू डेल्टा V, सॉरी ये हमारा क्या है, डेल्टा V इज इक्वल टू गामा VI डेल्टा टी। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू VI 1 प्लस गामा डेल्टा टी, जैसा हमने पिछली बार किया, बिल्कुल सेम हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास यहाँ गामा है, इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन कोफिशिएंट, है ना, या फिर इसको कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपांसन, ठीक। तो इसके अलग अलग हम लोग नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव नोटेड डाउन। अब हम लोग नया पढ़ेंगे क्या, रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा, और हम कैसे इनके बीच का रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रिलेशन लिखेंगे अल्फा और बीटा के बीच में। ठीक है, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। बताइए सबसे पहले क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एक एरिया है,
जिसकी लेंथ क्या थी, लेट सपोज ये L1 है और ये L2 है, बताइए। और इसका जो हमारे पास एरियल एक्सपांशन इन L1 डायरेक्शन में जो हमारा एरियल एक्सपांशन है, इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन फॉर L1 लेंथ इज अल्फा 1 एंड फॉर L2 लेंथ इट इज अल्फा 2 है, ठीक है। ये हमको पहले से नोन है। तब हमारे पास कैसे हम रिलेशन लिखेंगे, बताइए। क्या आप बता सकते हैं हाउ यू विल राइट द एरिया? You can write the area like A is equal to L1 into L2. You can write it. फिर क्या करेंगे हम, अब इसमें इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, हर तरीके के क्वेश्चन लगाने का यही तरीका है, हमेशा हम यही स्टेप फॉलो करेंगे। आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले ln लेंगे, जब हम यहाँ पे टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, ठीक है। क्या करेंगे, ln a इज इक्वल टू ln L1 प्लस ln L2, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा हमेशा यही स्टेप रहेंगे, क्या हो जाएगा, इसका हम ऑन डिफरेंशिएटिंग क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड, ठीक है। हमने लिखा नहीं है, आप समझ जाइए, ऑन बोथ साइड, सिमिलरली हियर आल्सो, ठीक है। क्या होगा बताइए, जब कभी भी यहाँ पे हम डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी, विद रिस्पेक्ट टू डी टी, विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल टी टेम्परेचर, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, टेम्परेचर को हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए हो सकता है कुछ बच्चे जो बायो बैकग्राउंड से हों, अगर वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको नहीं पता होगा, हो सकता है कि उनको नहीं पता हो बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन। परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करके कोई ना कोई हमारे यहाँ का मैथमेटिक्स का टीचर उसको पूरे डिफरेंशिएशन के रूल और इंटीग्रेशन के रूल के लिए कोई स्पेशल क्लास चला के कई सारे वीडियो, जो भी उसके वीडियोस होंगे अलग अलग, वो आपके लिए दे दिए जाएंगे। जैसे ln के क्या रूल्स होता है, जैसे हमारे पास डिफरेंशिएशन के क्या रूल होते हैं, इंटीग्रेशन के क्या रूल होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे स्पेशल क्लास में। उसको आप ये ऑन रिक्वेस्ट इसको मैं बनवाऊंगा, और जिससे आपको क्या हेल्प मिलेगी, जिससे आप किसी भी तरीके का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और ln लेके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको अभी आप कर लीजिए, अभी हम बता रहे हैं, आप मुझे फॉलो करिए। अगर नहीं भी पता है तो आप एंड रिजल्ट पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। क्या हो जाएगा, 1/a और d, बताइए ln a का डिफरेंशिएशन 1/a और dA/dt, ठीक है। ये कैसे होता है, हो सकता है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स जो पढ़ चुके हैं उनको अच्छे से आता है कि कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। सिमिलरली हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/L1 dL1/dt। आगे बताइए 1/ यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1/L2 dL2/dt, ठीक है। चलिए इसके आगे हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग dA, हमको पता है dA जस्ट लाइक डेल्टा A, dA बराबर क्या हो जाएगा बताइए, मैंने बताया था अभी आपको, बीटा AI, आगे बीटा AI, बताइए यहाँ पे हमने AI लिखा है नहीं लिखा है, AI नहीं लिखा है, तो हमने एरिया लिया है तो इसको A हो जाएगा भैया, या AI भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, AI बीटा AI, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा AI, है ना, ठीक है। नहीं तो हम इसको AI नहीं A ही रखते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, बीटा ADT,
ये होता है। अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सिंपल सा हमने क्या किया है, डेल्टा को रिप्लेस किया है डी से, क्योंकि आपको पता है फॉर ए स्मॉल चेंज डेल्टा कैन बी रिटन एज डी, डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको और क्या पुट करेंगे, डी एल बराबर बीटा एल डी टी, यही आपको यहाँ पे पुट करना है। अगर L1 है तो L1, L2 है तो L2। तो देखिए जब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/a, बताइए, बीटा a dt डिवाइडेड बाई dt, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बताइए, अल्फा 1 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या है, अल्फा L1 के लिए अल्फा 1, L2 के लिए अल्फा 2, अल्फा 1, आगे बताइए, अल्फा 1 L1 dt डिवाइडेड बाई L1 dt प्लस अल्फा 2 L2, बताइए, dt डिवाइडेड बाई L2 dt, बताइए, यहां से dt कैंसिल, a से a कैंसिल, अल्फा से, सॉरी अल्फा ही कैंसिल कर देंगे क्या, नहीं अल्फा तो रहेगा, अल्फा 1 L1 से L1 कैंसिल, dt से dt कैंसिल, L2 dt से L2 कैंसिल। तो यहां से हमारा जो रिलेशन निकल के आया वो क्या निकल के आया, बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो अभी हमने एक सिंपल सा एक रिलेशन निकाला, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं वॉल्यूम के लिए क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास वॉल्यूम होगा, सिमिलरली यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एरिया की जगह पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम L1 L2 और तीसरा क्या हो जाएगा, L3, और सिमिलरली आप लिखेंगे तो यहाँ पे जो थर्मल कोएफिशिएंट हो जाएगा वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, गामा, और वहां पे जो निकल के आएगा वो मैं अभी आपको लिखूंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अभी हम करेंगे किसके लिए, रिलेशन बिटवीन, हेडिंग डाल लीजिए, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, ये तो पढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी हमें अल्फा बीटा, असल बीटा गामा था, अब हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन, बताइए, बिटवीन व्हाट, रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा। क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे जो हमारा रिलेशन आएगा निकल के, मैंने आपको बताया था, अगर हम क्या करेंगे, जैसे वहां पे निकाला था अभी हम लोगों ने, बिल्कुल सिमिलरली यहां पे निकालेंगे, गामा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, हमारा ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, एक बात तो ये क्लियर है कि आपको क्या पता चल गया, एक बात आपको पता चल गई थी, क्या एक बात आपको क्या पता चली थी, कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ठीक है, और गामा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। ये कब है, जब ये एनाइसोट्रोपिक मटेरियल है। कैसा मटेरियल है, एनाइसोट्रोपिक मटेरियल। ये किसके लिए है, वैलिड फॉर एनाइसोट्रोपिक मटेरियल, किसके लिए, एन आइसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, एनाइसोट्रोपिक मटेरियल का कैसा है, जिसमें जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट डायरेक्शन में कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी, बट व्हाट विल बी फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, क्योंकि अभी जो मोस्टली जो मटेरियल्स होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक नहीं होते हैं। आप बताइएगा, आपके घर में कोई एक सीट होती है, तो क्या वो इधर का मटेरियल अलग डायरेक्शन किसी दूसरे मटेरियल का होता है, और एक दूसरे डायरेक्शन में दूसरे मटेरियल का, थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती हैं, अदरवाइज मोस्टली जो मटेरियल्स होते हैं कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक मटेरियल्स होते हैं। और आइसोट्रोपिक मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टी है, कि उनका जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है दोनों डायरेक्शंस में कैसा होगा, सेम होगा,
या बहुत ही लिटिल वेरिएशन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर द आइडियल केस और फॉर द आइसोट्रोपिक मटेरियल, फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होगा? आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है? बताइए। आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए क्या करेंगे? हमारे पास जो बीटा होगा, जो अल्फा होगा, अल्फा 1 विल बी इक्वल टू अल्फा 2 विल बी इक्वल टू अल्फा 3। हमारे तीनों कैसे हो जाएंगे? बराबर। ठीक है, जब हमारा अल्फा 1 और अल्फा 2 और अल्फा 3 तीनों बराबर हो जाएंगे तो उससे क्या निकल के आएगा? बताइए फटाफट, क्या निकल के आएगा? कि हम लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। जब हमारे पास इस तरीके की चीजें आ जाएंगी तो हम यहां से एक चीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इज इक्वल टू 1:2:3। बात समझ में आती है? क्या हम इसको ले सकते? इसको हम लोग लिखने का तरीका क्या होता है? डबल लगाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स को नोट कर लीजिए, हमारे पास ये रिलेशन हमने यहाँ पे आपको बता दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि हमारे पास जो रिलेशन था अल्फा बीटा और गामा में फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल। और क्या बात होती है आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के साथ? एक और बहुत ही अच्छी बात होती है आइसोट्रोपिक मटेरियल के साथ, जैसे हमारे पास ये कोई शीट है और उसमें अगर हमने कोई छोटा सा होल कर दिया है। क्या कर दिया है? बताइए। एक हमने इसमें छोटा सा होल कर लिया है। क्या होता है? जो आइसोट्रोपिक मटेरियल्स होते हैं इनका एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है? फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट और फोटोग्राफिक डिमिनिश होता है। फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट और फोटोग्राफिक डिमिनिश का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप इसको एक पेपर मान लें और जाके आपको इसका एक बड़ा साइज का फोटोग्राफ बनवा लें तो क्या होगा? जैसे ही इसको आप फोटोग्राफिकली इनलार्ज करेंगे तो क्या होगा? अगर इसको हम देखें, अगर हम इसको इनलार्ज करें कैसा? फोटोग्राफिकली, तो इट विल लुक लाइक ये ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? देखिए, बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और कैसा दिखेगा? जो आपके पास ये होल होगा ये भी कैसा हो गया होगा? बड़ा हो गया। ये होल भी कैसा हो गया होगा? बड़ा। तो ये कैसा है? ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? इनलार्जमेंट है। क्या है? इनलार्जमेंट है। ऐसे ही ये डिमिनिश भी हो सकता है। क्या हो सकता है? डिमिनिश भी हो सकता है। इसको छोटा भी हो सकता है। तो कैसे डिमिनिश होगा? तो इसको छोटा होगा ऐसे कि देखिए, हम इसको बना रहे हैं यहाँ पे, ये अगर ये छोटा हुआ, अगर इसमें कोई मटेरियल, अगर इसका टेम्परेचर आप रिड्यूस करते हो तो क्या होगा? इसकी कैविटी का साइज भी कैसा हो गया है? रिड्यूस हो गया है। एनलार्जमेंट एंड, और इसमें ये क्या हो रहा है? डिमिनिश हो रहा है। ठीक है, चाहे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो यहां पे क्या हो रहा होगा? डेल्टा टी इंक्रीज्ड, और डेल्टा टी टेम्परेचर क्या किया गया है? बताइए। टेम्परेचर डिक्रीज किया, यहां पे टेम्परेचर क्या किया गया है? इंक्रीज किया गया है, और यहां पे टेम्परेचर क्या किया गया है? डिक्रीज किया गया है। बट अगर ये आइसोट्रोपिक मटेरियल है तो इसमें जो इनलार्जमेंट और कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है? फोटोग्राफिक। ठीक है, तो इस पे आप एक लाइन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? कि इन आइसोट्रोपिक मटेरियल्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट विल टेक प्लेस। और साथ ही साथ मैंने आपको टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए बता दिया, तो आपको फोटो इनलार्जमेंट इज जस्ट लाइक जूम इन एंड जूम आउट। बिल्कुल ऐसा ही है। जब मोबाइल से आप जूम करते हैं ना तो क्या होता है? जो चीज छोटी है छोटी जाती है, गैप अगर कम है तो गैप भी बढ़ जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे ऐसा एनलार्जमेंट होता है आइसोट्रोपिक मटेरियल के केस में। इसको आप बिल्कुल समझ लीजिए। और
जैसे जैसे है सब दिशाओं में बराबर बढ़ेगा। ठीक है, चलिए इसको आप लिख लीजिए, फिर इसको हम मिटा देते हैं। सो अभी हमने देखा कि किसी भी मटेरियल अगर वो आइसोट्रोपिक है तो उसका अगर इलार्जमेंट होता है तो कैसा होता है, फोटोग्राफिक होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर हमारे पास कोई रिंग है, अभी तक हमारे पास क्या था, तो शीट थी या तो वायर या फिर हमारे पास क्या था, एक रॉड थी। अगर हमारे पास कोई रिंग है तो रिंग का केस कैसा होगा, ये एक तरीके का क्वेश्चन है, ये कोई अलग सी चीज नहीं है, एक तरीके का क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, जब कोई रिंग है जिसकी आपको रेडियस पता है क्या है, आर आई है, ठीक है, ये इसकी इनिशियल रेडियस है, और आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, काहे से, डेल्टा टी से इंक्रीज कर दिया। और अभी आपको बताना है कि फाइनल जो हमारी आर होगी वो क्या होगी, है ना। अभी क्या है कि हमारा ये आर ऐसे से बढ़ गया होगा, बताइए, हमारा ऐसे से आर बढ़ गया होगा। जो अब हमारा ये कैपिटल, ये हमारा आर है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, आपने लेंथ के लिए तो रिलेशन लिखा है ना। देखिए अगर कोई भी रिंग है, रिंग को आप कहीं बीच से काट दीजिए और सीधा कर दीजिए, तो देन इट विल कन्वर्ट इनटू द वायर, एक वायर में चेंज हो जाएगा या फिर एक रॉड में चेंज हो जाएगा, एक ही बात है। आप बताइए क्या हो जाएगा, जब भी रॉड में चेंज हो जाएगा तो हम क्या, इसके जो इसकी लेंथ होगी, इसको लेंथ हमारी जो होगी वो क्या होगी, बताइए, इसको हम CI लिख सकते हैं। लेंथ हमारी किसके बराबर होगी, सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। लेट हमारा पहले सरकमफ्रेंस कितना था, CI था, और जो हमारा फाइनल सरकमफ्रेंस है वो C है। तो क्या हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू, क्योंकि लेंथ के लिए हमको रिलेशन पता है, CI 1 प्लस, अगर इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कितना है, अल्फा है, तो हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू CI अल्फा डेल्टा T, लिख सकते हैं। C क्या हो जाएगा, अगर हमको R के लिए निकालना है तो बताइए, C क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई R, इनिशियल कितना हो जाएगा 2 पाई RI 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो यहाँ पे हमारा जो R निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, RI 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। देखिए ये एक तरीके का क्वेश्चन भी है कि अगर कोई वुडन कार्ट है और उस पर किसी भी रेडियस, इनिशियल रेडियस और फाइनल रेडियस, कार्ट का जो पहिया होता है काहे का बना होता है, वुड का बना होता है, उस पर हम लोग देखे होंगे कि उसमें एक स्टील का क्या चढ़ी होती है, एक रिंग चढ़ी होती है। तो उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी हम करेंगे भी। तो उसमें आपको आर काम आता है, क्योंकि आपके पास रिलेशन लेंथ के लिए था, एक रिंग की रेडियस के लिए नहीं था, बट आपने जब डिराइव किया तो वो कैसा आया, सेम आया। सिमिलरली अगर हम बात करें एरिया इनक्लोज्ड की, काहे की, एरिया इनक्लोज्ड की, तब क्या होगा, जो बीटा होगा वो क्या होगा, बताइए, बीटा होगा वो क्या होगा, चलिए करके देखते हैं हम लोग। तो क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू क्या लिखा है, पाई आर स्क्वायर। मैंने आपको बताया है, आपको जब कुछ नहीं आता है तो सिंपल इसका ln लीजिए, जब भी आप इसका ln लेंगे तो क्या हो जाएगा, ln लेंगे तो क्या हो जाएगा, ln A इज इक्वल टू ln पाई और प्लस 2 ln R, ये हो जाएगा। बताइए आगे क्या लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिखेंगे, इसको ऑन डिफरेंशिएटिंग, मैंने आपको बताया था सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, डिफरेंशिएशन वाला। जब इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई ए डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू ln पाई का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2 1 बाई आर डी आर बाई डी टी। सिमिलरली यहां से जब करेंगे डीए की वैल्यू पुट करेंगे, डीए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीटा ए आई, बताइए ए आई, या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा, तो इसको ए ही रखिए, ठीक है, ए डी टी डिवाइडेड बाई ए डी टी, ए डी टी से ए डी टी कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2
टू जो था 2 अल्फा मैंने आपको बताया यहां से 2 अल्फा dr 2 अल्फा r dt डिवाइडेड बाई व्हाट r dt। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगी r dt से r dt कैंसिल और बीटा बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। ये देखिए ये बिल्कुल वैसे ही हमारे पास रिलेशन निकल के आ गया जैसा अभी हमने पहले देखा था, है ना। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, यहाँ से हम आपको ये कराने का कोई मीनिंग नहीं था क्योंकि आपको ये मेथड आता था, हमने ये फिर से कराया। क्यों कराया, ये बताने के लिए जब भी हमारे पास आर स्क्वायर जैसा कभी भी टर्म आए और वो आइसोट्रोपिक मटेरियल है, अगर नहीं गिवन है तो हम मान लेते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल है, और अगर ए और आर के बीच में और कुछ भी नहीं है और अगर इसका आपको रिलेशन निकालना है तो डायरेक्टली जो बीटा हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अगर आर स्क्वायर है तो किसका, आर स्क्वायर का टर्म एरिया है तो आर स्क्वायर है तो ए बीटा इज इक्वल टू व्हाट 2 अल्फा, वॉल्यूम होता तो क्या हो जाता 3 अल्फा, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, बट कंपलसरी क्या है, आइसोट्रोपिक मटेरियल होना चाहिए, अगर नहीं गिवन है तो हमें मान लेते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल है। चलिए इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग सिलेंडर का केस देखते हैं कि उस केस में हमारा क्या रिलेशन रहता है।